बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं चैनल विन का एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम। यकीनन चैनल विन के हर प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है, लेकिन आज का ये प्रोग्राम हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि अपने बच्चों की हिफाजत कैसे की जाए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2007 की रिपोर्ट में ये आया था कि 53% बच्चे जो हैं सेक्सुअली अब्यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा प्रोग्राम जो चाइल्ड अब्यूज़ एंड चाइल्ड मोलेस्टेशन के बारे में है कि बच्चों के साथ बदफेली जो लोग करते हैं इस चीज़ पर कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इनको हमें सराहने की ज़रूरत होती है। इन्हें हम अगर जितना संवारेंगे, जितना सजाएंगे, जितना पढ़ाएंगे, वो इतना ही ज़्यादा हमारे सामने खिल कर आएंगे। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब हमारे घर का, हमारे समाज का, हमारे देश का कोई फ़र्द किसी बच्चे के साथ इस शर्मनाक काम को अंजाम देता है। उस वक्त हमारा सर जो है शर्मसार हो जाता है। यकीनन हम 10 और 15 मिनट की ख्वाहिशात के लिए अपने बच्चों की लबों से मुस्कुराहट हमेशा के लिए छीन लेते हैं। चलिए नाज़रीन, आज हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद जुल्फ़िकार मेहदी साहब, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट एंड द काउंसलर डॉक्टर अली अकबर घबरानी। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आज एक बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक 53% जो है चिल्ड्रन चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है ये रेशो। लेकिन ये प्रोग्राम के बारे में हम बात करें, बहस करें, लेकिन एक बड़ा सवाल है मौलाना साहब, जब प्रोमो चल रहा था लोग अक्सर कॉल कर रहे थे और बोल रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि इस मौजू पे आप बता दीजिए कि लोगों का ऑब्जेक्शन ये आया, कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि नहीं ऐसी बात हमारे चैनल पर होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का आया कि एक इस्लामिक चैनल पे क्या ज़रूरत है ऐसे मौजू पे बात करना। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जो है गुनाह अजीम, जी, यानी एक अजीम गुनाह कबीरा है। अगर उसके बारे में लोगों को पता नहीं होगा तो उससे बचने की कोशिश कैसे कोई करेगा? जी। दूसरे किसी बीमारी से लड़ना जो है, उसके जो है उससे बचने की तदबीर बताना, ये अहम है, या ये कि हम किसी बीमारी को छुपा दें, ये अहम है। जी। हकीकत यह है कि इस्लाम जो है ये चाहता था कि अगर कोई माशरे में बीमारी है तो उसको ख़त्म करने का तरीक़ा बताया जाए, उससे लड़ने का तरीक़ा बताया जाए, लोगों को उसके दरमियान अवेयरनेस लाई जाए ताकि वो उसको गुनाह समझकर उससे दूरी अख्तियार करें। बिल्कुल। तो अगर कोई चीज़ हसास है, ठीक है, ये बात मान लेते कि हसास है, लेकिन अगर हम उस हसास को हसास कहते रहेंगे तो क्या उससे वो बीमारी दूर हो जाएगी? वो गुनाह दूर हो जाएगा? तो नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि हम इस तरह के गुनाह के बारे में लोगों को बताएं, उसके असरात के बारे में बात करें, ताकि लोग उस गुनाह को समझकर उससे दूरी अख्तियार करें और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि आइंदा इस तरह का गुनाह वजूद ना पा सके। यानी इस सब्जेक्ट पे बात करना हमारा गलत नहीं है किसी तरीके से। जैसा कि आपने कहा कि ज़रूरी है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि ये भी एक पार्ट है हमारा। देखिए, गुनाह फैला नहीं रहे जी, गुनाह के बारे में बात कर रहे कि गुनाह है, गुनाह फैलाना गुनाह है जी, ठीक है। लेकिन गुनाह का हल ढूंढना ये तो गुनाह नहीं है, ये तो जो है एक मुस्तहसन कदम है, एक अच्छा कदम है, और ख़ासकर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। हम खाली एक बच्चे ही नहीं, ये एक ऐसा गुनाह है जो छोटे से लेकर बड़े तक लोग शामिल हैं। जी जी। तो और ख़ास तौर से जब मासूम बच्चे शामिल होते हैं तो उसकी जो है जुर्म की संगीनी बढ़ जाती है। तो हमें बेशक इस तरह के मौजू पे बात इसलिए करना चाहिए ताकि हम इससे माशरे में इसकी बेखुनी कर सके, हम इसको मिटा सके। तो हकीकत में जो लोग मसलन इस तरह की बात कहते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, उनको इस्लामी तरीक़ा पता नहीं है हकीकत। जी, उनको इस्लाम की तालीमात से आगाही नहीं है। वरना क्या
हम आले रसूल ने या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस जुर्म के बारे में बात नहीं की, आज इला माशाअल्लाह पाई जाती है। तो अगर बात करना जुर्म होता तो वो हमसे ज़्यादा हकदार थे कि वो बात ना करते। जी बिल्कुल, वो मासूम थे। तो जब मासूमीन ने हमारे इस बुराई के बारे में बात की, उसके लड़ने का तरीक़ा सिखाया, एहतियाती तदाबीर बताई, तो हमें उन तालीमात को नहीं बताना चाहिए लोगों को। ये एक गलत तस्वुर है। यानी आपने ये क्लियर कर दिया। और नाजरीन, जिस तरीके से ऑब्जेक्शंस भी कुछ लोगों ने किए और कुछ लोगों ने सराहा भी, और वो यहाँ पे मौलाना जुल्फ़िकार मेहदी साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से वाज़े किया इस बात को कि हमने इस पे बात करना है, लोगों को बताना है, क्योंकि हम गुनाह नहीं फैला रहे हैं बल्कि उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब और डॉक्टर साहब, जैसे कि ये बहस पे हमें बात करना है और एक बहुत सेंसिटिव इशू भी है, और ये चीज़ें जैसा कि मैंने कहा कि फैल रही है, कम नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा आपसे कि CSA, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, क्या है? ये एक ऐसा फेल है जी, जो बच्चे के साथ किया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, ओके, कडल करना, इंसर्ट करना, उसको मोटिवेट करना, उसको पोर्नोग्राफी की तरफ माइल करना कि बहुत अच्छी चीज है। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो कभी कभी इंसर्ट भी हो जाता है सेक्सुअल ऑर्गन जी, और ये बच्चे को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। ओके, तो ये सारी चीजें जो है बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है और वो अब्यूज हो रहा है। उसको समझ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। देखिए ये कुदरतन इमोशन ऐसे है कि जब 6 दिन का बच्चा भी होता है ना, अब उसको यूं यूं करो, हेलो बाबा हेलो बाबा, अब उसको पॉजिटिव इमोशन देखो तो बच्चा हंसेगा। बच्चा 5 दिन का है, बच्चा 4 दिन का है, बट ही विल एक्सेप्ट योर पॉजिटिव इमोशन। वो फीलिंग उसको आएगी, उसको पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे। उसी तरह ये बच्चा छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, अगर बच्चे के साथ में ये कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें अब्यूज में आती है। कभी कभी क्या होता है कि फॉरेन बॉडी भी इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं जस्ट फॉर अ प्लेजर, जस्ट फॉर अ प्लेजर, लेकिन बच्चे को समझता है कि समथिंग इज रॉन्ग, गोइंग रॉन्ग विद मी। ओके, तो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है। मौलाना साहब, अगर हम इस्लामिक नज़रिया देखें कि शरीयत क्या कहती है कि किस चीज़ को हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कह सकते हैं? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने तो बताया, ये एक बड़ा टॉपिक है। ओके, और हमारे वहाँ एक दूसरा बहुत अच्छा जुमला है इस सिलसिले में कि शरीयत कहती है कि अगर हैवानी ख्वाहिश से एक दीवार को देखोगे वो गुनाह है। अच्छा, एक हैवानी ख्वाहिश से अगर दीवार को भी देखना गुनाह है तो हराम। अब इसका मतलब है कि टच करना, बच्चे को इस नियत से टच करना या बोसा लेना या किसी और तरह की कोई ऐसी हरकत, कभी हरकत करना, ठीक है, ये जो है अलग अलग गुनाह में आता है। ठीक है, मसलन एक बार नजरों का गुनाह है आपका, एक बात आप हाथ टच करे तो वो एक अलग गुनाह है, और एक बार बदफेली करेंगे तो एक अलग गुनाह है। ठीक है, तो शरीयत जब इतनी हसास है, इतनी सेंसिटिव है कि हैवानी ख्वाहिश से, जिनसी ख्वाहिश से दीवार को देखना गुनाह है, तो बच्चे को इस लिहाज से टच करना, मुँह लेना या किसी और तरह की हरकत करना, अगर आपकी नीयत ये है तो यकीनन गुनाह है। ठीक है, जैसा कि आपने बताया, मतलब एक बहुत ही बारीकी देखा जाए, डॉक्टर साहब निकल के आती है कि अगर दीवार को भी हम उस नज़र से देख रहे हैं तो इस चीज़ को इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता और बताता है कि समाज में भी एक्सेप्ट ना किया जाए इस चीज़ को। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो जो लोग करते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम टॉपिक है कि बच्चे मुस्कुराते हैं। जब मुस्कुराते हैं तो हमारा दिल खुश होता है, हमारे आंगन में खुशियाँ होती हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ अगर कोई करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या नज़र आता है? आप तो एक काउंसलर भी हैं और जो है एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, आप बताइए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चे पर? सर, इसका इम्पैक्ट इतना नेगेटिव होता है बच्चे के लिए जी कि इमीडिएटली आफ्टर दिस एक्ट कोई कोई बच्चे इतने डीप डाउन, स्पाइरली डाउन नेगेटिव चले जाते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया। ओके,
डर गया, बेड वेटिंग शुरू हो गई, और यही मुसलसल मतलब उसका डीफोकस हो गया। जो बच्चा आपने बताया कि खेलने पुलने वाला नूरानी बच्चा, जो घर का चिराग, वो चिराग सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाला जी, और वही बच्चा जो है वो मुरझाना शुरू हो जाता है। वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट इस बात का ये है कि बच्चे के साथ में ये इमोशन चलते ही रहता है। हाँ, वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का भी हो, ये लॉन्ग टर्म है, बहुत लॉन्ग टर्म। तकरीबन कहीं कहीं तो ऐसा प्रूव हुआ है कि टिल डेथ यू कैरी दिस इमोशन। ओ, मतलब वो हादसे को भुला पाना उसके लिए ये इतना बड़ा हर्ट होता है, इमोशनल मर्डर होता है उसके लिए, कि वो उसको मैनेज कर लिया विथ काउंसलिंग, विथ साइकोथेरेपी, विथ प्ले थेरेपी, वॉट एवर यू कॉल इट, वॉट एवर थेरेपी इज नीडेड, अगर कर लिया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके साथ में रहेगा ही रहेगा। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका खत्म नहीं होता है। तो नाज़रीन, आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर किसी बच्चे के साथ खुदा न खास्ता कोई इस तरीके की हरकत करता है मौलाना साहब, तो आप जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो टिल डेथ यानी मरने तक वो हादसा और वो उस वाक़े को भुला नहीं पाता है। आपको क्या लगता है कि इस्लामिक क्या नज़रिया है? मैं एक आप माजरत चाहूँगा मौलाना साहब, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपकी बात काट के इंटरप्ट करके, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, लेकिन आप मुझे माफ करेंगे। बिल्कुल। जो करने वाला होता है ना, वो ये नहीं समझता ये बच्चा है, इसको क्या समझेगा। अच्छा, इस चीज़ की बारे जानकारी नहीं रहती उसको, वो नहीं सोचता कि बच्चे को पता चल रहा है, वो अपने मन में रहता है कि बच्चे को क्या पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। ओके, बट उसको ये नहीं पता कि बच्चे को सारी चीजें समझती है। ओके, तभी तो बच्चे को बहला फुसला के, दोस्ती बना के, रेपो बना के वो उस हद तक उसको लेके जाता है कि अपना ऑर्गन उसको दिखाया, उसको बोला तू भी ऐसा करके तेरा भी ऑर्गन मुझे दिखा, मोबाइल पे भी दिखा दिया, नेट पे भी दिखा दिया। तो ही इज इंजॉइंग के मैं इसको बताता हूं तो ये किसी को बताएगा नहीं, ही इज ऑल्सो इंजॉइंग। तो मतलब कहना है कि धीमे धीमे करके उसको तैयार करते हैं, धीमे धीमे करके उसके रेपो बना के, उसको लालच दे के उसको इस तरह तैयार करते हैं। अच्छा, दूसरे उसके दिमाग में ये रहता है, जो अब्यूजर होता है ना, उसके दिमाग में ये रहता है कि किसको बताएगा नहीं, इसको भी अच्छा लगता है, ही इज ऑल्सो इंजॉइंग, मैं तो मामा हूं, मैं तो इसका चाचा हूं। और यही चीज जो आगे लेके जाके जब वो इम्पैक्ट आ जाता है उसके ऊपर, then it is very difficult to bring that child to a normalcy. बहुत प्रॉब्लम होती है उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना। जैसे कि मोहम्मद साहब, डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया है, तो आपको क्या लगता है कि समाज में अगर ऐसे बच्चे के साथ कोई कर देता है तो उस बच्चे को समाज किस नज़रिए से देखे, और जो लोग कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके का जो है हमें पेश आना चाहिए? देखिए, इसका बहुत क्लियर है। जो मासूम है, जो समझता नहीं है, जिसको शऊर और आगाही नहीं है, माशरा जो है हमारा, उसको भले किसी भी नज़र से देखे, लेकिन इस्लाम उसको पॉजिटिव नज़र से देखता है कि भाई इस बेचारे की क्या गलती है, इस बच्चे की क्या गलती है। सही, ये तो जो है समझदार नहीं था, इसको वो आइडिया नहीं था, वो शऊर नहीं था, आगाही नहीं थी, तो उस बच्चे का कसूर, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, बच्चे का कोई कसूर नहीं माना जाए। नहीं, मसला आता है जो इस तरह की हरकत करता है, जो समझ रखता है, जो शऊर रखता है, जो आगाही रखता है। चूँकि एक भयानक जुर्म है, शरीयत में गुनाह कबीरा में से आता है। अच्छा, गुनाह कबीरा में है। जी हाँ, और इसकी सज़ा भी बहुत सख्त है। ओके, बात सूरत में उसको मार देना चाहिए अगर जो ऐसी हरकत किया बच्चे के साथ, बदफेली अंजाम दे, हाँ, कत्ल कर दे। तो आप इसी सोच लो कि उसकी जुर्म की माफी क्या है, कत्ल कर दिया जी। ऐसे आदमी को, इंसान को रहने का हक नहीं। अब जब सोसाइटी के सामने आएगा ऐसा, तो सोसाइटी आज बहुत बुरा मानती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी सोसाइटी में, जो हमारे माशरे में भी इस तरह के आदमी को बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता है, और देखना भी चाहिए, हम सबको देखना भी चाहिए जी, क्योंकि ये इतना कबीह और शनीअ फेल है कि इंसान जो है ज़बान पे लाने से जब घबराता है, उसको बयान करने से घबराता है, तो यकीनी बात है जो कर रहा है वो मुजरिम है, और बहुत बड़ा मुजरिम है। ठीक है,
अब हमारे माशरे को रिएक्ट कैसे करना चाहिए इसकी देखिए, अगर हम इस्लामी हुकूमत होती तो कहते थे भाई उनको पनिशमेंट हो ताकि दूसरों को उसको सबक मिल जाए। ठीक है, अगर माशरा हमारा इस्लामी नहीं है तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, पूरी सोसाइटी को उससे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, बाइकाट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो खुद आज अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का एक फरीज़ा यही है कि अगर आप जानते हैं कि एक मुजरिम ऐसा घिनौना जुर्म कर रहा है तो कम से कम रिएक्शन ये है कि आप अपनी नाराज़गी बता दीजिए। तो एक जो आपने अभी हमें बताया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अक्सर देखा जाता है मामा चाचा, और कई ऐसे सवाल भी हमारे पास हैं जो अक्सर ये काम घर के लोग अंजाम देते हैं। दादा, एनीबॉडी, जो आप नाम ले लो, जो भी फैमिली में, चाचा, ज़्यादातर लोग ये काम को अंजाम देते हैं। ये शर्मनाक हमारे लिए बात इसलिए है कि घर के जो लोग होते हैं वो हमारी हिफाजत के लिए होते हैं, लेकिन शुरुआत जो हो जाती है वो घर के लोगों से हो जाती है। और अक्सर देखा जाता है कि जो घर से बच्चा ये हरकतें अगर उसके साथ होती हैं तो आगे चल के कोई और तरफ भी बढ़ जाता है और गलत फहमियाँ उसके अंदर आने लगती हैं और कभी कभी नफ़रतों में तब्दील हो जाता है। अगर कोई शख्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा था, घर का करता है, कोई चाचा, बाबा, दादा, कोई भी, एनीवन, कोई करता है, तो उसके साथ हमें कैसा रखना चाहिए। एक सवाल भी हमारे पास है कि अगर कोई रिश्तेदार ऐसा करते हुए बच्चे के साथ पकड़ा जाए तो हमें उसके साथ क्या करना है? क़राबतदारी रखना है, रिश्तेदारी कंटिन्यू करनी चाहिए, हमें मेल जोल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, कहीं मैंने देखा ये कि जो महरम है, जैसे जितने नाम लिए आपने सब महरम में आते तकरीबन जी, अगर किसी ने इस तरह के महरम के साथ किया तो इमीडिएटली उन दोनों को, अब वो महरम नहीं रह जाते, ना महरम बन जाते। अच्छा, अगर वो खून के रिश्ते से हाँ भी, जी, हाँ, ओके, तो अब वो जो है उन एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते, तो हमेशा के लिए ना महरम हो गए। जाहिर सी बात है कि जब एक बार आपने वो बाउंड्री क्रॉस कर ली, वो हदूद तजावुज़ कर लिया जो अल्लाह ने रखा था, तो अब अल्लाह कहते कि इसकी नज़र बुरी हो गई है। अब ये वो हुर्मत नहीं रखता है जो इन दोनों के दरमियान थी, यानी वो अब इसको इज्जत के लायक नहीं है कि महरम की कैटेगरी में रखा जाए। बिल्कुल, ओके, वो अब इसको इस तरह से भी भाई आप सेपरेट हो, ये आपका अभी कुछ, तो ये खुद ये एक्शन बताता है क्या, ये एक्शन बताता है कि इस्लाम जो है इसको बहुत बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेता है और सख्ती से पेश आता है ताकि इस तरह की चीज़ वजूद में ना आए। ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं अगर कोई ऐसा है तो फर्स्ट एक काम होना चाहिए कि भाई अब ये रिश्ते को पामाल कर दिया उसने, हुर्मत का ख्याल नहीं रखा, अब ये कभी भी उससे जो है वो रिश्ता उस्तवार नहीं कर सकता जो उस बुरे फेल से पहले था। अच्छा, ठीक है, ओके, तो अब इसका मतलब ये कि घर हो या बाहर वाला हो, इससे बहस नहीं है। बहस ये है कि ये इतना बुरा काम है कि शरीयत चाहती है कि अब ये दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, कभी ना आए। ओके जी, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो जब ये किसके लिए अल्लाह ने रखा है, खानदान वालों के लिए बता दिया भाई देखो अब ये नहीं आया ना, तो सबको ये पता चलेगा ना, भाई पता चला कि भाई ये एक्शन आया, तो इससे ये पता चलता है कि जब घर के लोगों के लिए अल्लाह इस तरह का चाहता है तो बाहर के लोगों के लिए कितना सख्त इक़दाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए देखिए बहुत भयानक जो है जुर्म जो है, वाकई इस जुर्म की आप जो है शरीयत का अंदाज़ा कर सकते हैं। क्या शरीयत कहती है कि अगर ये जुर्म जो है जानवर के साथ हो तो उसको इमीडिएटली जो है ज़िबा करके आग लगा दो, मतलब फौरन उसको ज़िबा करो, और क्योंकि उसका गोश्त हराम हो गया, गोश्त हराम हो गया, और अब इसको ज़िबा करके चला दो, कोई खा नहीं सकता है उसको। तो आप देखो अल्लाह जो है हैवानियत, हैवान के साथ जब इस तरह का बुरा फेल होता है तो इस तरह का रिएक्शन जाहिर होता है। तो जो बच्चों के साथ ऐसा करेगा उसके लिए सख्ती नहीं होना चाहिए, इस्लाम ने सख्ती दिखाई है और ये सख्ती बजा है, क्योंकि अगर ये बुराई रहेगी तो वाकई जो ज़िंदगी में उसके असरात होने वाले हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है। वो कहाँ होगा, एक मिसाल मैं देता हूँ, देखो बिजली चली जाती है, ओके, इसका असर कहाँ होता है, कोई बीमार मर जाता है, किसी के सर में दर्द पैदा हो जाता है, कोई कारखाना बंद हो जाता है,
कोई फला चीज वजूद में नहीं आता है, अंधेरा छा जाता है, तो असर क्या है? बिजली कटना तो एक मामूली बात है, लेकिन असरात कहाँ जाहिर हो रहे हैं? हम कहें असर, उसका हम तस्वुर नहीं कर सकते, हम उसको अपने इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कहाँ असर दिखाई देगा, उसका पड़ रहा है। जी बिल्कुल इसी तरह की ये चीज है। कहाँ इसका असर जाहिर होगा, किस किस जिंदगी के मरहले पे होगा, ये हमें पता नहीं। ठीक है, उसकी जिंदगी तो खराब हुई ही है, उसका असर कहाँ होगा अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है। और मतलब ये जिंदगी भर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि टिल डेथ इसका असर रहता है। मैं मौलाना साहब मैं बहुत ही कान पकड़ के माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा डिफर करता हूँ आपकी बात से, चूंकि ये डिबेट ऐसा है और हम लोग के मौलाना साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि ऐसा ही होना चाहिए। ओके। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऐसा है कि हमारे समाज सोसाइटी में नहीं होता है ये ऐसा। क्यों? इसकी वजह ये है नहीं, मेरा भाई ने ऐसा किया है, मेरे चाचा ने ऐसा किया है, तुम ऐसा बोलोगे, मैं समाज सोसाइटी को इज्जत क्या दिखाऊंगा? तो वही इज्जत के लिए मौलाना साहब लोग इस चीज को छुपा देते हैं और आया नहीं होने देते हैं। यानी वो शख्स हमेशा वो काम को अंजाम देता रहता है, उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाता है कि मैं करूंगा, दो बात सुनाएंगी मेरी बहन, मेरा भाई, जो भी एक्स वाई, जो फैमिली के जो बड़े हैं। अभी साजिद भाई, किसको भी ये बात नहीं बोलनी है, बस घर की बात घर में दबा दो। मौलाना साहब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह की बातें हमारे काउंसलिंग सेशन में होती है। डॉक्टर साहब प्लीज आप किसको बताना नहीं। अरे आपके बच्चे का मर्डर हुआ है इमोशनली, आप स्टिल यू वांट टू हाइड दिस थिंग, सिर्फ इज्जत के लिए। इज्जत के लिए। अच्छा, दूसरी एक स्टेप और आगे चले जाए कि हम बोले कि नहीं, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि इस्लामिक माशरा हो तो हम क्या करें, उसको इस्लामिक सजा दे। लेकिन हम तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। उसका दूसरा मरहला यह है कि भाई मैं जाके पुलिस में इन्फॉर्म करूं। बिल्कुल। तो पुलिस अरेस्ट किसको करेगी? मेरे ही फैमिली मेंबर को। तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, कल सुबह पेपर में आ जाएगा नाम। ये सारी बातें नहीं करनी। बच्चे का मर्डर हुआ, इमोशनली हुआ, ये सोच को बदलनी है, तब जाके मौलाना साहब जो बोल रहे हैं वो इंप्लीमेंटेशन होगा। और ये सोच बदलना बहुत मुश्किल है। आज इतने साल हो गए, इतने इस्लामिक चैनल है, ये समझो कि अल्लाह इमाम ज़माना इमरान रसूल साहब को बहुत सेहत दे और बहुत नेक तौफीक दे के उन्होंने इतनी हिम्मत की कि इतना बड़ा करेजियस स्टेप उठाया कि ये मौजू ले आए, ये मौजू पे बात किया जाए। बिल्कुल बहुत बहुत हिम्मत की बात है ये। जी बिल्कुल, जैसा कि मौलाना साहब ने शुरू में भी कहा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम बात इस चीज़ पे कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो मुझे ये चीज़ नज़र आती है, जैसा कि आपने कहा कि जब घर वाले ये करते हैं, चाचा बाबा कोई भी हो, तो क्या सोच होती है उनकी कि इस बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत किया जाए। आपके पास केसेस आते होंगे, क्यों घर वाले ही ऐसा करते हैं कि खिलते हुए फूल को मुरझाने देते हैं और बोलते हैं इमोशनली उसको दबा भी दिया जाता है। एक तो सेफ एनवायरनमेंट रहता है, सेफ एनवायरनमेंट, बच्चे के साथ में मैं रेपो बना दूं तो फैमिली वाले उसके ऊपर भरोसा करते कि ये बच्चे के साथ है ना, ये चाचा है, ये मामा है, ये जाए लेके जा, हम लोग जाते हैं, मैं ध्यान रखूंगा, आप चले जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो सेफ एनवायरनमेंट रहता है। जी जी। कोई रोक टोक नहीं रहती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है, माँ बाप को भरोसा रहता है। अच्छा, इनको भी ये पता होता है कि अब ये गए तो 3 घंटे के बाद आएंगे, मैं 3 घंटे के साथ में ये करते रहूं। जाते जाते अक्सर पूछ भी लेते हैं कब आएंगे रिटर्न। और उसके बाद में उसको ये भी पता है कि अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हादसा हो गया, मैं पकड़े भी गया क्या, तो भी फैमिली वाले हैं। लास्ट टाइम भी कुछ नहीं किया तो उन्होंने 2 गाली दी थी, एक टप्पी मारी थी, एक लाफा मारा था, कसम खिलाई थी, उसके बाद नहीं करूंगा, तो कुछ नहीं होता है। पर हमें पता तो नहीं चल पाता ना कि हम कैसे उसको, मौलाना साहब आप बताइए। यही अनफॉर्चुनेट पार्ट है ये सिचुएशन का कि अगर 100 लोग हो, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, 100 लोग हो और 100 लोग में अगर 25 अब्यूजर हो, आप एक को भी नहीं निकाल सकते कि ये अब्यूजर है। तो कोई साइन, कोई सिंबल बच्चे से ही आपको पता चलेगा, बच्चे ही विड्रॉन होते गया ना। हाँ। और हमारे क्या है, बच्चे हम कहाँ, कोई बच्चा नहीं बता पाता, बहुत सारे नहीं बता पाते, कोई क्या बच्चा सब बता पाता है। इतना डरा माँ बाप, अगर माँ उसके साथ में इमोशनली इतनी कनेक्ट हो जाए, वालिद अगर अपने बच्चे के साथ में इतना इमोशनली कनेक्ट हो, तो दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और अगर हाथ लगा भी देगा तो बोलेगा मॉम दिस हैज हैपेंड, डैड ये हुआ मेरे साथ में, या इसने ऐसा किया। तो वो रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा माँ बाप को। वही मिसिंग लिंक है अपनी जिंदगी के अंदर। देखिए, दूसरी बात ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हमारी शरीयत में इज्जत अल्लाह की निगाहों में बिल्कुल बहुत है।
आप जो ये कह रहे हैं ना कि आज क्यों इस तरह की बात नहीं आती है, क्यों हमारे रिलेशन वाले और ये चीखने चिल्लाने लगते हैं कि हमारी इज्जत चली जाएगी, ये झूठी इज्जत के घेरे में है। यस यस, बनावटी इज्जत, वेरी वेल सेड। दुनियावी इज्जत। और हकीकत में जिस आदमी को अपनी इज्जत खुदा के वहाँ रखना है, अल्लाह के वहाँ रखना है, अपने जो है इमामों के वहाँ रखना है, उसके नज़दीक अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। ठीक है, अल्लाह का हुक्म क्या कहता है कि मुजरिम के सपोर्ट पे आप ना खड़े रहिए, कभी जालिम के साथ ना खड़े रहिए, मजलूम के साथ खड़े रहिए, जालिम का साथ ना दीजिए, वो कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे जी हाँ। सगा भाई, सगा चाचा। आज आप इस्लामी हुदूद में ये बात आई है कि बाप बेटे को इस जुर्म में कि उसने किसी के साथ बदफेली की कत्ल कर सकता है। यस, कर सकता है, कर सकता है। अब उसने कोई गुनाह किया, उसे कोई गुनाह नहीं किया। लोग, आप जो है इसकी हसादियत देखो, अगर एक बाप बेटा जो है बाप को मारना तो जुर्म है ना, बिल्कुल। जब आवाज़ बुलंद करने को शरीयत इजाज़त नहीं देती है तो एक बच्चा कैसे बाप को कत्ल कर सकता है। लेकिन आज हमारे पास ऑप्शन है शरई हुदूद में कि अगर जो है ये जुर्म उसका साबित है और उसका कत्ल करने का है, बेटे को कहा जाए कि आप इसको कत्ल कर दिए, कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो इज्जत कहाँ है? इज्जत अल्लाह की निगाह में अल्लाह है की ना। निगाह में। हमने ये काम किया है सिर्फ अल्लाह के लिए। आज आप देखो पैगंबर ने जो जंगें लड़ी, कभी ऐसा था बाप और बेटे आमने सामने हैं, ठीक है, वो कहता कि बेटा कहता कि मेरी इज्जत का क्या होगा, मैं बाप के सामने ही खड़ा हूँ, लेकिन असल बात बोली मैं अल्लाह की निगाहों में इज्जतदार बनना चाहता हूँ, दुनिया की निगाहों में नहीं। तो वो अल्लाह का दुश्मन है और मैं अल्लाह का दोस्त हूँ। वाह वाह, माशाअल्लाह, वेरी। तो मुझे क्या करना है? मुझे दुश्मन खुदा को मारना है। ठीक है, अब वो कोई भी हो, कोई भी हो। अब यही हाल, सूरत हाल जब एक गुनाह कबीरा की है, कहीं भी हो, ये बहस नहीं है कि घर में है या बाहर है, कहीं भी है, ठीक है, उसने गुनाह कबीरा किया है, एक भयानक जुर्म किया है, ठीक है, तो वही जो है घर वालों को बल्कि खड़े हो जाना चाहिए कि ये अल्लाह का दुश्मन है, इसने इस हद को पार कर लिया जो खुदावंद आलम ने बंदों के दरमियान रखी है। यानी वो बच्ची का दुश्मन नहीं है बल्कि ये खुदा का दुश्मन है। और सर बच्चे की बात नहीं है, बहस ये है कि एक मुजरिम, ठीक है, ये मुजरिम है और अल्लाह का मुजरिम है और बंदे का भी मुजरिम है। ये तो एक ऐसा गुनाह है, दोनों का मुजरिम है, उसका भी मुजरिम है, इसका भी मुजरिम। तो ये जो मसला है, तो अल्लाह के मुजरिम के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए? जो इस्लाम कहता है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है भाई ये पनिशमेंट के लायक है। अब इसको जो है हुर्मत, आप देखो हसासियत कितनी है। जो नामहरम लड़की है, ठीक है, मैंने अजब देखा रवायत में, तो मुझे बहुत अजब सा लगा, यानी मैं हसासियत मैंने इस्लाम की महसूस की कि अगर एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है, जो नामहरम एक दूसरे के लिए, लड़के ने लड़की को देख लिया लज्जत की निगाह से, शरीयत कहती है कि अब उसके बाप को उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, जबकि शादी कर सकता है, नामहरम। बाप ने किसी लड़की को उस नजर से देख लिया, ओके, अब उसके बेटे को हक नहीं है कि उस लड़की के साथ शादी करे। और ये हमें पता कैसे चलेगा? लोग देखो, ये तो अल्लाह का खौफ बताएगा ना हमें। जब शरी हसासियत, सेंसिटिविटी देखो आप, मेरी शादी किसी लड़की से हो सकती है, ठीक है, मेरा बाप भी उस लड़की से शादी कर सकता है अगर मैंने शादी नहीं की, ओके, ठीक। अब अगर मैंने खाली उस लड़की को इस निगाह से देखा निगाहों से, सिर्फ देखा, मेरे बाप को हक नहीं है उस लड़की से शादी करने का, वो नहीं कर सकता। इसी तरह मेरे बाप ने अगर किसी लड़की को इस निगाह से देखा, मुझे हक नहीं है कि मैं उससे शादी करूं। क्यों? हुर्मत, बाप और बेटे के दरमियान जो एक हुर्मत है, वो बाकी पिलर है, वो कामयाब बाकी रहना बाकी रहे, ठीक है। अब अगर आपने वो हुर्मत पामाल कर दी, तो शरीयत क्या चाहती है? शरीयत ये चाहती है कि अब आप उस जुर्म की कैटेगरी मुजरिम बन गए हैं जो आप एब नॉर्मल,
कैटेगरी में आ गए। मतलब सिर्फ देखने से और सोचने से हाँ। इतना हो गया। आप देखो, तो अगर कोई आदमी इस तरह का फेल करता है और उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? घर वाले, तो सब मुजरिम है। अच्छा, जितने लोग कर रहे हैं, जितने लोग दादी दादा कोई भी। आज जो है, देखो ये एक बात है, अगर हमारी हदीस का जुमला है कि अद्दाई एलल फेल कफ़ाइली, अगर किसी चीज की तरफ आपने दावत दी, गोया आपने वो काम खुद किया। इसका मतलब क्या है? मैंने किसी गुनाह को छुपाया तो मैंने छुपाया नहीं है, मैं खुद वो गुनाह में शामिल हूं। यानी मैं भी एक हिस्सा बन गया उस गुनाह उसका का। हिस्सा बन गया। जब कोई हिस्सा बन जाएगा तो आप कहे बोलो कि भाई शरीयत तो कह रही कि भाई जुर्म, जो मुजरिम है उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता, उसको उसके जुर्म की सजा मिलना चाहिए। और उसको एहसास दिलाना चाहिए हम सबको कि इसने शर्मनाक काम देखो, किया है। एहसास दिलाना खाली काफी नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे कि भाई एक टप्पी मार दिया, एक 2-4 गाली दे दी, ये एहसास नहीं है। एहसास नहीं, बल्कि उसको बाइकआउट करना चाहिए। हाँ, बल्कि थोड़ा सख्त इक़दाम, सख्त से सख्त इक़दाम लेकर आना चाहिए। ताकि देखिए, इमाम अली साहब ने फरमाया है कि अगर मुजरिम को सजा नहीं दोगे तो तुम जान लो, मुजरिम को सजा ना दे के तुमने खाली उसके साथ बुराई नहीं की है, पूरी माशरे के साथ बुराई, पूरे समाज के साथ किया। बुराई। क्यों? अब दूसरों के लिए इबरत का सबब नहीं होगा, बल्कि मोटिवेट, ठीक है क्या होगा, मुझे भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। इस्लाम ने जो रेशो कम करने का, गुनाह को या मसलन बुराई कम करने का तरीका बताया, वो क्या है कि लोगों के दिलों में डर होना चाहिए कि हमारी एक लिमिट है, हम उस लिमिट को क्रॉस ना करें। लिमिट हमें मेंटेन रखना चाहिए। और जो डिस्टेंस है, वैसे नाज़रीन यहाँ पे जो मौलाना साहब ने एक बहुत ही बारीक पॉइंट कहा है कि अगर बाप किसी लड़की को उस निगाह से देख लेता है तो बेटा उससे शादी नहीं कर सकता। यानी नीयत के ऊपर और एक जो बाउंड्रीज क्रिएट की गई है वो बहुत बड़ी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि लड़का माँ बाप से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो कि वो बताए, ठीक है, लेकिन एक बच्ची है, एक बच्चा है जो 3-4 साल का है, 5 साल का है, वो कैसे बता पाएगा इस चीज़ को? कैसे समझ में आएगा कि उसके साथ ये हो रहा है? बिकॉज एक आदमी है, वो तो एंजॉय कर रहा है उसके साथ, उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, उसे खिलाने के बहाने बाहर ले जाता है, उसे चॉकलेट देता है और मन में आता जो है वो करने की कोशिश भी करता है, और उसी चीज़ में 10-15 मिनट में वो तो सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन एक बच्चा है, कैसे बताए वो अपने माँ बाप को कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? सबसे पहले तो इसका दूसरा पहलू मैं आपको बता दूं, तो इसका जवाब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, और जिंदगी तो नॉर्मल जी रहे हैं। ये आप देख रहे हो, कमिंग टू दैट पॉइंट। ओके, या तो वो कुछ न कुछ नशा करता होगा। ओके, एक बात, या तो बचपन में चोरी चमारी, जिद, स्कूल से पेंसिल लेके आता होगा। मुझे पता है कि ये मेरा बच्चा है, ये नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एंटी सोशल काम करता है ये बच्चा। हालांकि बच्चा है, छोटा बच्चा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं 1 रुपया पड़ा तो ले लिया, 10 रुपया पड़े तो ले लिए, उसकी पेंसिल ले लिया, बचपन से ये है। कहीं ना कहीं नशे में होगा, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होगा, बीमारी है ये, या कहीं ना कहीं एंटी सोशल पर्सनालिटी होगी। तो मुझे पता है कि ये ही इज अ ब्लैक शिप ऑफ माय फैमिली। सब घर वाले को पता होता, पूरे खानदान को पता होता कि ये जो बंदा है ना, ये ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली है। तो हमको सबसे पहले तो उससे दूर रखना चाहिए हमारे बच्चे को। हम लोग सिचुएशनली कभी कभी ऐसे होते कि नहीं अभी उसने एक टाइम किया था ना, अभी उसने कसम खा लिया, अभी नहीं करेंगे, अभी आई कैन ट्रस्ट एंड और नो। तो बच्चे को दूर रखना चाहिए, बच्चे को अपने पास ही रखना चाहिए। दूसरी बात कि जैसा ही 4-5 साल का बच्चा हो गया ना, बच्चे को तालीम देनी चाहिए गुड टच बैड टच की। देखो, आपको कोई किस ना ले, आप किसी को किस ना देना, क्योंकि कभी कभी बस ड्राइवर होता है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है। मौलाना साहब, आप भी बताइए कि इसके बारे में, कि आजकल तो पा कर लो बेटा, थोड़ा सा किस कर लो, माथे पे कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो। तो ये गुड टच और बैड टच के अंदर कैसे मेरे बच्चे को समझाना पड़ेगा कि नथिंग डूइंग, किसी को नहीं करने का है। किस एज तक उसको हम लोग ये समझाना चाहिए? 5 साल से आपको समझाना शुरू कर देना, उसको ट्रेनिंग शुरू करने की। देखो बेटा, आप बस में जाओगे, आप पाँव वाला आता है, दूध वाला आता है, नीचे गोरखा है, वो है, नथिंग डूइंग। और मामा चाचा को भी किस करने की क्या जरूरत है भाई?
राइट। और कहीं ना कहीं अगर पॉइंटिंग जाती है कि ये हमारे बंदा, ये हमारे खानदान का ये अफराद है जो कहीं ना कहीं मस्ती करता है, तो उससे तो बिल्कुल भी दूर रखना चाहिए हमारे बच्चे को। और ये आज का, आई थिंक मौलाना साहब इनसे मुझसे ज्यादा बेहतर बोल पाएंगे, ये हमारा कल्चर है, एक नया कल्चर उभरा हुआ है। इसको किस कर लो, उसको किस कर लो, बाई कर लो, हाई कर लो, गोद में बैठ जाओ। तो अगर ये बंदा इतना ज्यादा यकीन होता है मौलाना साहब हम लोग, ये यकीन नहीं, एक assumption होता है। हाँ, ये जो कह रहे हो यकीन, वो गलत है कि हमें अपने भाई के ऊपर तो यकीन है। लोग ये जो है, आप जानते हो शरीयत में 1 साल की बच्ची अगर दूसरे की आप बोसा नहीं ले सकते हो उसके बाप की परमिशन के बगैर। हकीकत जी, अगर 1 साल की बच्ची है, 1 दिन की बच्ची हो यार, तुम 1 साल की बात कर रहे हो, उसके बाप की इजाजत के बगैर आप बोसा नहीं ले सकते। और इतना जनरल हो गया माहौल, ऐसा चेंज हो गया। एक मसला नहीं है। हम आप जो बात कर रहे हैं यहाँ, हम इसीलिए बात क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इस्लाम के बारे में मालूमात है वो बहुत कम है, बहुत कम है। जो आपने बताया अभी, आई थिंक हमारे नाजरीन साथ साथ मेरी भी बहुत कम थी, मुझे भी नहीं पता था ये बात। मैं जी, जब हौसे इल्मिया में पढ़ने गया तो एक छोटी सी बच्ची है, एक जवान आया, उसने उससे बोसा लिया तो दूसरे आलिम ने फौरन टोका। क्यों? फौरन टोका। उससे कहा तुमने इसके बाप से इजाजत ली? ओ, अब वो जो दूसरा जिसने बोसा लिया वो कह रहा है कि कैसे क्रिमिनल माइंड का है। तो उससे मैं क्रिमिनल माइंड नहीं हूँ, तुम्हें राइट्स जो है अपने और दूसरों के पता होना चाहिए। ये राइट्स का मामला है कि क्या हो, किसकी। अच्छा, हम ये नहीं कहना चाहते, या डॉक्टर साहब ये नहीं कहना चाहते कि मुमकिन है बहुत पाकीज़ा इंसान हो, वाकई वो उसके अंदर हैवानी ख्वाहिश ना हो, ठीक है, लेकिन भाई ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? ये तो बाप ही इंसान को जो है, एक समझदार बाप है और एक नासमझ बच्ची है। जब बाप के सामने खड़ा होगा, बाप से पूछने जाओगे तो बाप को तो हक जानता है ना भाई, क्या गुड और क्या बैड टच है जो आप, ठीक है, वो तो डिफाइन कर सकता है ना कि ये कैसा इंसान है और कौन है। तो अगर वो अलाउ करता है तो ठीक है, वो समझता है कि भाई ये ऐसा करेगा या वो, तो ये खुद रोकने का एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आप अपने बच्चे से कहें कि बेटा माँ बाप हैं हम, अगर कोई और आपको जो है मसलन छू रहा है तो आप उसको अलाउ ना कीजिए। आपको ये कि मैं अपने डैडी से या मम्मी से बात करूँगा, फिर आप मुझे टच कर सकते हैं या मुझे किस कर सकते हैं, या ठीक है, ये नहीं कहना चाहते हैं कि हर आदमी जो टच कर रहा है वो क्रिमिनल है, हाँ, या ऐसी सोच रखता है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि ये डिफाइन कैसे होगा। डिफाइन इसी तरह होगा जब एक अक्लमंद बीच में आएगा और उसको परमिशन देगा, तो ये उस वक्त डिसाइड कर सकेगा कि भाई ये सही है या गलत है, ठीक है। हमारे बच्चे को ऐसी परवरिश होनी चाहिए, इनअप्रोप्रिएट टच जो होता है, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टॉलरेबल। मैं तेरे साथ में हूं एज ए डैडी, मैं तेरे साथ में हूं एज ए मम्मी, यू डोंट गेट स्कैर्ड। कभी कभी क्या होता है वहां साहब के, अगर माँ को बोल दिया ना, और माँ का भाई है, चुप बैठ, तेरे को तो ऐसा ही सब लगेगा, माँ बच्चे को डांटती है। माँ समझती है कि मैं गलत कर रही हूँ, मेरे बच्चे का मर्डर हो रहा है, सपोर्ट, हाँ, फिर भी भाई का सपोर्ट करती है कि ये बोलूंगी तो पूरे ससुराल में हंगामा हो जाएगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, वॉट एवर जो थॉट प्रोसेस होता है। हमको हमारे बच्चे को, जैसे मौलाना साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, कि उस तालीम देनी चाहिए कि वॉइस आउट, एज ए डैडी मैं तुम्हारे साथ में हूं, अगर गलत भी हुआ है तो आई विल बी विथ यू, डोंट वरी, इन एनी गिवन सिचुएशन यू हैव टू टेल मी। तब जाके बच्चा बोलेगा कि अंकल, वो अंकल थे ना, वो मेरे को इनअप्रोप्रिएट टच कर रहे थे, जो भी लैंग्वेज में वो बोलना चाहे। माँ बाप को अगर हिंट मिल गए तो उसको समझना चाहिए, यानी उनके छूने का अंदाज अलग था, यस, ये बताना है माँ बाप को। तो क्या प्रॉपर एज होगी मौलाना साहब के, जो है किस एज से हमको बताना चाहिए? क्योंकि एक हमारा एक कल्चर हो गया है कि 5th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हम जाके इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, 5 साल का होगा तो बच्चे को सिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या एज पे खासकर बच्चे और बच्चियों को हमने बताना शुरू करना है? ये बहुत नॉर्मल है कि बच्चे जो है जब शऊर में आते हैं, कुछ चीज़ समझते हैं, शऊर इन द सेंस 5 साल तक आते हैं बोलना, और उनको आज के बच्चे लोग तो कंप्यूटर चिप लेके पैदा होते हैं। 5 साल भी बहुत है, शायद कम भी हो। आप उनको बहुत पोलाइटली अंदाज में बोल सकते हो, बेटा तुम्हें कोई टच करे तो हमें बोलो, यानी शर्माना नहीं अपने बच्चों से, और उसको
पार्ट्स के बारे में भी बताना जरूरी है? लोग ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम बताओ कि भाई ये पार्ट्स तुम्हारे इस काम में आता है, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कहना बेटा एब नॉर्मल सिचुएशन तुम देखो, हमें इन्फॉर्म करो, ठीक है। हर वो चीज तुम्हें जो गड़बड़ लगती है प्लीज इन्फॉर्म। आज देखिए, आप जो ये अब्यूज की बात कर रहे हो, अब्यूज खाली हर बच्चे को इस तरह अब्यूज नहीं किया जाता कि वाकई उसके साथ बुरा काम हो जाए, हाँ, बदफेली, ठीक है। तो अब्यूज एक जनरल टॉपिक है, ठीक है। वो आखिरी स्टेज है जो आदमी वहां तक चला गया है, हाँ हाँ, ठीक है। अब आप हर बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं होता, तो बच्चे को कहना बेटा हर एब नॉर्मल सिचुएशन अगर तुम्हें स्कूल में, प्लेग्राउंड में, घर में कहीं भी आए तो आप इन्फॉर्म करो तुम्हारे डैड को या तुम्हारी माँ को, ठीक है। और ये बात याद रखिए, जब तक हमारे घरों में भी माँ बाप को और बहन भाई और जितने भी रिलेशन, जब तक अल्लाह का खौफ नहीं होगा उस वक्त तक हम बच्चों का दिफा नहीं करेंगे, मुजरिम का दिफा करेंगे, ठीक है। जबकि हमें चाहिए क्या कि अगर हमें कोई बात बताई जा रही तो हम अच्छी तरह से सुने और उसकी रिसर्च करें, ठीक है। ये बच्चा जो कह रहा है मुमकिन है शायद वो बच्चा नहीं समझ पा रहा हो, शायद बुरा भी ना हुआ हो, लेकिन अब जब आपको इन्फॉर्म किया है तो आप उसकी अवेयरनेस लो, खबर लो, उसको डिनाई करने के बजाय पर हम लोग रोकने करो। मतलब इतना विजिलेंट होना चाहिए। कभी कभी तो मैं थोड़ी एक बात आगे बता रहा हूं कि रिक्शा में जो शेयरिंग रिक्शा होती है, हाँ हाँ, तो मैंने मेरे बच्चा जो है वो एक अनजान स्ट्रेंजर है, जगह नहीं है, मैंने उसके गोद में दे दिया और उसने उतने मोमेंट के अंदर, उतने वक्फे के अंदर वो काम अंजाम दिया जो उसे चाहिए। मतलब ये कैसी सिचुएशन है? अगर माँ विजिलेंट है, अगर वालिद विजिलेंट है, तो मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। कोई स्ट्रेंजर, उसको तो पता भी नहीं कि कौन है, और 5 मिनट के अंदर मेरे बच्चे का मर्डर हो गया इमोशनल। तो इमोशनली अब्यूज किया जाता है, और इस तरीके जैसा आपने कहा कि इस चीज़ पे भी हमको कंट्रोल करना चाहिए, कि अपने बच्चे को ट्रेन करना चाहिए शुरू से ही कि क्या गुड टच है, क्या सही टच है और क्या बुरा टच है। लेकिन देखा जाए डॉक्टर साहब, एक चीज़ और सामने आती है, मोहम्मद साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब एक बच्चा इस चीज़ का शिकार हो जाता है तो धीमे धीमे वो इंजॉय भी करने लगता है, बिल्कुल, उस चीज़ को। और जब इंजॉय करने लगता है तो यही बच्चा बड़े होके दूसरों के साथ भी करना शुरू कर देता है। तो ये सिचुएशन में क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी बच्चे के साथ हुआ है तो वो दूसरे बच्चे को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? देखिए, इसका विंडो पीरियड होता है। बच्चे पहले एक्ट में कभी भी इंजॉय नहीं करेगा, उसको ये पता ही नहीं कि ये कहाँ स्टिमुलेशन आ रहा है। तो ये अगर मैंने बहुत ही विंडो पीरियड में अगर उसको कैप्चर कर लिया कि समथिंग इज रॉन्ग विथ माय चाइल्ड, ये पहले बहुत, जैसे आपने शुरू के अल्फाजों में बताया कि नूरानी था, खिलखिला था, गुलाब की तरह खिला हुआ था, ये थोड़ा स्पाइरली डाउन हो रहा है, अलूफ हो रहा है, अकेला हो रहा है, जिद कर रहा है, बेड वेटिंग हो रही है, बातों में उसकी परेशानी है, खामोश हो गया है, तो माँ को, वालिद को यहाँ पे एंटीना उसका उठना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग विथ माय चाइल्ड। यानी इतनी हमें सलाहियत होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ लें कि कुछ गलत हुआ है। सलाहियत होनी नहीं चाहिए, सलाहियत है, उसको काम पे लगानी चाहिए। अल्लाह ने आपको माँ बाप ऑलरेडी बना दिया है, उसका जिम्मेदार बनाया है, आपको तोहफा दिया है कि आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट, यू हैव टू टेक केयर 24 घंटे। बी विजिलेंट कि ये मेरा बच्चा जो है स्पाइरली डाउन जा रहा है, उसकी वजह क्या है, बाजू में बिठा के उसको समझा के भाई ये ऐसा है ऐसा है। अगर वो पीरियड क्रॉस हो गया, 2 3 4 टाइम हो गया, मुझे खाली मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को ये सिर्फ नहीं बताना कि कोई आप यो अब्यूज करे तो मुझे रिपोर्ट करो, हाँ, साथ में आपकी भी जिम्मेदारी है। इवन यू शुड नॉट टच एनीबडी इनअप्रोप्रिएटली, ओके, ये भी देनी है तालीम। हाँ, यानी अपने बच्चे को भी बताना है कि आप भी किसी को और नहीं छुओ। ऑब्वियसली आपको कोई भी हक नहीं है कि किसी भी बॉडी पार्ट को आप टच करो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी यू नो, मैं बोलूंगा, मुझे माफ करना अगर थोड़ा, लेकिन इनअप्रोप्रिएट दूसरी लेडीज तक हाथ वहां पहुंच जाता है। मासूम बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है, हाँ, क्योंकि वो जैसा बोलते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं हाँ, चीज को, तो उसको पता है कि ये यहां तक आएगा विदाउट एनी इंटेंशन। हमारे बच्चे को ये भी तालीम देनी चाहिए कि कोई आपको करे, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टॉलरेबल। अगर आप भी किसी को टच करो, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टॉलरेबल। तो क्या होगा कि ये जो बच्चा अब्यूज हुआ है,
उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज कम हो जाएगा कि वो आगे जाके दूसरे किसी बच्चे को अब्यूज ना करेगा, क्योंकि बहुत सारे इम्कानात है कि आगे जाके या तो किसी और को अब्यूज करेगा, या क्रिमिनल माइंड होगा, या मतलब क्रिमिनल माइंड भी हो सकता है आगे चल के कोई ऐसे क्राइम में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए जो हादसा इसकी शुरुआत हुई डिप्रेशन, आगे गया और डिप्रेशन, आगे गया और एंटी सोशल पर्सनालिटी। वो अपनी सिचुएशन में कुछ भी कर सकता है, मेरे साथ हुआ है मैं बदला लूंगा, कॉन्शियसली नहीं करता है लेकिन अनकॉन्शियसली ये होता है। अच्छा, तो उनसे जो उम्र छोटी उम्र वाले हैं, जैसे कि एक 10 साल का बच्चा है तो वो 5 साल वाले बच्चे 6 साल वाले बच्चे के साथ में ये हरकत करेगा। हाँ। और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, अनफॉर्चुनेटली अगर उसको भी कोई दूसरा दोस्त मिल गया जो अब्यूज ऑलरेडी हो चुका है, अब दोनों पार्टी मिलके जो बेचारा मासूम बच्चा है उसको अब्यूज करेंगे और फिर ये जो अंगार लगेगी, ये तो अंगार है तो बढ़ती रहेगी। तो ये धीमे धीमे बढ़ता रहेगा और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। इसी के साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि बच्चा बहुत तेजी से कैप्चर करता है उस चीज़ को, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी आया था हमारे पास जब प्रोमो चल रहा था कि जो है शौहर और वाइफ जो है हस्बैंड वाइफ इस तरीके से अपने कमरे में इन्वॉल्व रहते हैं और कभी कभी हत्ता कि वो मोबाइल पे कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बच्चा देख नहीं रहा है, उसको समझ नहीं है क्योंकि वो अभी बच्चा ही है 2-3 साल का। ऐसी सिचुएशन पे क्या बच्चे के ऊपर कोई असर पड़ता है, उनका ये जानना है। बिल्कुल डेफिनेटली पड़ता है। हमारे वहाँ क्यों कहा गया है कि भाई बच्चा 2 साल का हो गया तो माँ बाप को जो है एहतियात करना चाहिए। हत्ता ये तक है अगर किसी घर में कोई जाग रहा हो या बेदार हो और कोई दूसरे जो है लोग हैं जो जायज़ काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, तो शरीयत कहती है कि नहीं ये आप मोटिवेट कर रहे हो उसको। ओके तो इसका मतलब क्या है, शरीयत ये चाहती है कोई आपकी सांस की आवाज़ भी ना सुने। ओके, वो एक्सप्रेशन तक उस तक आज आप पहुंचे। इसीलिए देखो ये मिसाल दी जाती है कि जानवरों की, बहुत सारे इमामों ने हमारे मिसाल दी है कि भाई एक मिसाल दी है, कौवे से सीखो। क्या सीखो? कहा उस जोड़ा कैसे रहता है वैसे सीखो। कौवे से? कौवे से। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो है जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो इस तरह का महफूज इन्वायरमेंट में ना होना चाहिए कि इसका असर किसी के ऊपर नेगेटिव ना पड़े। बच्चा तो दूर की बात है, बच्चा तो दूर क्यों, ये इसीलिए कहा कि बच्चे को इससे भी परहेज करना, ठीक है। तो ये तो खुद आप समझ रहे हो कि वो नहीं समझ रहा, शायद वो उसके कैच करने की ताकत कई गुना ज्यादा हो। अच्छा, ये जो चीज और साइकोलॉजिकली ये होता है कि कुदरतन ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग अपने अंदर होती ही है। अच्छा, वो कैप्चर कर लेता है पूरी तरीके से। बच्चा छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, अगर आप गालियां दोगे, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या अब्यूज करोगे या अपशब्द बोलोगे घर में, बच्चा तो 6 महीने का है, सोया है, लेकिन वो एब्जॉर्ब करता है वो हरकतें, वो साउंड, वो आवाज, वो नेगेटिव साउंड, समथिंग इज देयर बट नेगेटिव। तो ये कुदरतन आपके मेरे पास जितने भी अशरफुल मखलूकात है सबके अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मौजूद है। सो वो देन द कंसेप्ट डजंट गोस कि ये 1 साल का है, नहीं समझता है या नहीं देखता है, वो सारी चीज देखता है, सारी चीज समझता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं क्या देखता हूँ और क्या नहीं समझता हूँ। जनरली ये मसला है, एक्सप्लेन नहीं कर सकना एक अलग बात है, कैच करना एक अलग बात है। कैच करता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है वो एज में। इसी से जुड़ा हुआ एक और है और ये बहुत कॉमन है, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, क्या किसी बच्चे को इस तरीके की वीडियोस दिखाना, पिक्चर दिखाना, फिर उसको इमोशनली अटैचमेंट क्रिएट करना, ये किस तरीके का मतलब समाज में ये बढ़ता ही जा रहा है कि धीमे धीमे उसको तैयार करते हैं, मतलब ग्रूम्ड करते हैं बच्चे को ओरल सेक्स के लिए, फिर धीमे धीमे, जैसा कि मैंने कई चीज़ें उसमें हम लोग ने बात की, तो ये किस हद तक मौलाना साहब ये सही तो है ही नहीं, लेकिन क्या करना है इसके लिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं जी, ठीक है। जुर्म तो है, बुराई तो है, गुनाह तो है, ठीक है, आप रोक सकते हैं किस हद तक। आज जो है जिस ज़माने में है, आज मोबाइल जो है बच्चे 4 साल के वो इतना अच्छी तरह से यूज़ कर लेते हैं कि आप नहीं यूज़ कर सकते हो, राइट, ठीक है।
और अगर आपके घर में इंटरनेट है तो वो बच्चा एक्सेस कर लेता है इंटरनेट को। और इंटरनेट जो है, आप वो तो छोड़ दीजिए, आप रोड पे जा रहे हो, एडवर्टाइज में ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी आज बहुत शर्म आती है आदमी को देख के वो तस्वीरें। तो ये जो बच्चे तो अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट होते हैं, एकदम फर्टाइल इमोशन रहते हैं उनके, नेगेटिव इमोशन जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं। आज ये बात है कि आप, एक मसला है कि आप किसी चीज से रोकना है तो क्या करें आप? अगर आप कहेंगे ये ना देखो ना, वो जरूर देखेगा, ठीक है। ओके, आपको क्या करना है, किसी चीज को देखने और ना देखने में आपको ये बताना है, बेटा ये गलत देखना है, ये सही देखना है। नहीं तो इस चीज को समझाना बहुत मुश्किल होगा बच्चे को। देखो आप जो है, जब एक बात मसलन मिसाल के तौर पर कोई डांस करता है, गंदे लोग हैं बेटा, ये वो देख रहा है, लेकिन उसके जहन में आपका ये सेंटेंस कि बेटा गंदे लोग हैं, उसका पॉजिटिव असर होगा, ठीक है। वो क्या है, जब भी देखेगा बोले नहीं, डैड कहते हैं ये गंदे लोग हैं, माँ कहती है ये गंदे लोग हैं। इसी तरह आप जब कोई भी मसलन कोई चीज इस तरह ओरल बात कर रहा है तो बोले यार गंदी बात कर रहे हैं बेटा, ये खुद सिखाना है। आज जो सिखाने का तरीका है ना, हम जिस जमाने में रह रहे हैं, सिखाने का बहुत मॉडर्न तरीका आ गया है। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि बेटा ऐसा सीख लो, आपको खाली पिक्चर दिखा देना, वो खुद सीख लेगा। गुड और बैड पिक्चर दिखा दो कि बेटा ये गुड ये बैड, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि डिफाइन करो, बच्चा खुद डिफाइन कर लेगा। तो ये जो बात है, जो लोग मोटिवेट कर रहे हैं उनको खाली ये जो है बच्चे को आपको बताना है बेटा कि देखिए आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत सारे गंदे लोग हैं बेटा, गंदी बातें भी होती हैं, ठीक है। यानी समाज के बारे में भी अवेयर कराना और रह रहे लोगों के बारे में भी, बेटा इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं वो सब अच्छे लोग नहीं हैं, उसमें खराब लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तुम समझ लेना अच्छा नहीं इंसान है, ठीक है। अगर अच्छा इंसान नहीं तो मुझसे तुम इख्तियार करो, और अच्छा इंसान है तो ठीक है, ओके ओके। तो विजडम ऑफ द स्टोरी मौलाना साहब जो बता रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों के साथ में अप्रोप्रिएट एज के मुताबिक उसको सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, ये माँ बाप का फरीजा है। सेक्स एजुकेशन देना ही चाहिए। मौलाना साहब आपकी क्या राय है, देना लोगों को? ये शर्त के साथ जो डॉक्टर साहब मैंने बताया एज अप्रोप्रिएट, एज अप्रोप्रिएट, जिस एज में आए बच्चे उनको उस एज की तालीम ठीक है, मुनासिब तालीम ओके देना, ठीक है। अगर आप अवेयरनेस नहीं दोगे तो किसी चीज के बारे में जाहिल है अगर हो तो बचेगा कैसे? अच्छा, आप अवेयरनेस नहीं दोगे ना तो क्लास में उसका दोस्त है, वो अवेयरनेस देगा उसको और गलत तालीम देगा। हाँ, अगर वो तालीम उसको दोस्त से मिलेगी तो शायद वो तो गलत ही मिलेगी ना, बिकॉज उसकी भी उम्र कितनी। अच्छा, फिर दोनों मिलके एक्सप्लोर करेंगे, जब एक्सप्लोर करेंगे तो उसको तो खाली एक एंटर का मीटर ही दबाना है ना एक्सप्लोर करने के लिए, आज का जमाना ये हो गया। अच्छा, ये खाली अब्यूज की बात है तो ये ऐसा नहीं है कि मेरा लड़का या मेरी लड़के ही अब्यूज होती है, मेरे लड़के को भी समझाना चाहिए बिल्कुल कि भाई कोई भी आंटी जो फीमेल होती है वो भी आपको अब्यूज कर सकती है, 10 years 12 years 14 years। तो ये कौन बताएगा मेरे बच्चे को? माँ बाप का ही फर्ज है। तो बैठ के कम्युनिकेट करो, इट इज ऑल राइट, नथिंग टू वरी, ऐसा भी हो तो बेटा यू हैव टू ब्रिंग इट टू माई नोटिस। ओके, यानी सारी चीजें आपको अपने बच्चों से जो है बतानी है और उनको ध्यान भी रखना है, साथ साथ इसके बारे में आपको अवेयर भी करना है। एज अप्रोप्रिएट, वो माँ बाप को ये पॉइंट अपने जहन में रखनी कि एज अप्रोप्रिएट। हाँ ओके, एज के साथ हमें पूरी जानकारी उनको देनी है। मौलाना साहब का एक वक्त है, एक वक्त है, जब वक्त आए तो उन्हें वो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए और सही मिलना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि वक्त आया आपने नहीं दिया, वो कहीं से मिस नॉलेज लाया तो नॉलेज लेकिन गलत ले आए। साथ ही साथ हाँ, एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है। इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट का ज़माना है कि पिक्चर्स दिखाई जाती है, धीमे धीमे तैयार किया जाता है। एक और सवाल हटके मौलाना साहब के, एक जो है सवाल हमारे पास आया था कि बच्चे जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, जब हम उनको खिलाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो क्या इस चीज़ को हमारी हवस मतलब और बढ़ती जाएगी? आप साइकोलॉजिस्ट एस्पेक्ट बताइएगा, आप बताइए कि ये पूछना चाह रहे हैं कि इस्लाम इसको किस नज़र से देखता है अगर मैं किसी बच्चे को खिलाता हूँ, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखो हमने ये बात कर लिया, हमने इसी हमारे डिस्कशन के दरमियान कहा कि
शरीयत जो है किसी की भी बच्चे को अगर आप जो है खिलाना चाहते हो तो उसके माँ बाप से परमिशन लेना है आपको। हाँ, ठीक ओके, है, ये खुद एक बात काफ़ी हो जाएगा। जैसे ही आप परमिशन लोगे किसी के माँ बाप से कि भाई आपकी बेटी है या बेटा है, मैं आप उसको खिलाना चाहता हूँ, डिसाइड कौन करने वाला है? माँ बाप। जब वो डिसाइड करेंगे, पर अगर माँ बाप डिसाइड भी कर लेते हैं, सॉरी मौलाना साहब माजरत चाहता हूँ, अगर डिसाइड कर लिया, माँ बाप ने डिसाइड कर लिया ठीक है तुम खिलाओ, लेकिन हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये खिला रहा है कुछ और नियत से? बच्चे का रिस्पॉन्स, बच्चे का बिहेवियर, बच्चा क्या साइन होगी, क्या सिंबल? योर इंटेंशन विल क्रिएट योर अटेंशन। क्या बोला? योर इंटेंशन विल क्रिएट योर अटेंशन। अगर मेरा नेगेटिव इंटेंशन है और मैं नेगेटिव इंटेंशन से अगर कोई बच्चे को टच करता हूं, बच्चा विल नॉट बी कंफर्टेबल। लोग दूसरी बात भी बच्चा इरिटेट होगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको दिखा देगा। ऐसे माँ बाप आपको देखना चाहिए कि ये बच्चा इसके हाथ में जाता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, या रोने लगता है, उसके नॉन वर्बल बदल जाते हैं। नॉन वर्बल इज 93%। अच्छा, नॉन वर्बल इज 93% और नॉन वर्बल इज बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी तो लैंग्वेज। माँ बाप को समझना चाहिए कि इसकी बॉडी लैंग्वेज ये आदमी के पास जाता है और बदल जाती है। बच्चा इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट। अगर आप इतने विजिलेंट हो तो आपका बच्चा बचा ही रहेगा आपके पास। नहीं, दूसरी बात इसमें दूसरा पहलू भी है जी। एक तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं हुआ, दूसरी तरफ क्या है, दुनिया में याद रखिए अल्लाह ने एक साइन खुद जो है जो कर रहा है उसके अंदर भी दी है। कोई भी अंदर इंसान जब उसकी ख्वाहिश बदलती है ना तो उसका एक्शन बदल जाता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ठीक है, उसकी असर वॉइस जो है जब बात करता है उसमें भी रेस बदल जाती है। तो ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बच्चों के लिए। नहीं, पढ़ना नहीं पड़ेगा, माँ बाप के पास ऑलरेडी ये नॉलेज है। नहीं, बट ऐसा बोलते इज इट ओके, इसके पास ज्यादा हमेशा रोने लगता है, बहुत लाइटली ले लेते हैं। ये जो बात है ये तो खाली बच्चे की तरफ से है, मैं ये दूसरे पहलू की तरफ से कहना चाहता हूँ। जो खुद ये मुजरिम है, जिसकी ये ख्वाहिश हैवानी है, जब वो बच्चा को लेता है ना उसके अंदर भी एक पॉजिटिव से निगेटिविटी आती है। मिसाल ये कुदरती है उसके अंदर। जिनसी ख्वाहिश जो है जब एक इंसान उस मरहले में जाता है, एक जो है सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन से जाना चाहता है उस सिचुएशन में ख्वाहिशात के दौर में, तो जब उसमें जाना चाहता है तो उसका भी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है, आवाज भी चेंज हो जाती है, एक्शन भी चेंज हो जाता है। तो एक नॉर्मल टच जो है और एक टच जो ख्वाहिश के साथ हो, उन दोनों में बहुत फर्क आता है। तो ये हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमारे बच्चे को किस तरीके से कौन खिला रहा है, कौन टच कर रहा है, चाहे वो घर का कोई भी फर्द हो और चाहे बाहर का फर्द हो। मैं आपकी बात सर मुझे माफ करना, कोई भी फर्द नहीं, अगर वालिद के साथ में भी अगर बच्ची डिस्कम्फर्ट फील कर रही है तो भी माँ का एंटीना खड़ा होना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग विथ माई हस्बैंड। ओके, मतलब यहाँ तक हमें ध्यान देना चाहिए कि आई शुड बी अवेयर फ्रॉम माई हस्बैंड ऑल्सो। ओके, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शौहर ही, और ऐसे केस आए हैं आपके पास, हुए हैं ऐसे केसेस। आज आप पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ये जो हमारी डिस्कशन में आ गई एक बात कि एक आदमी जब एबनॉर्मल होता है, एक बाप जब नॉर्मल नहीं है, बीमार है, ठीक है, फर्ज करो नशा करता है, क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, ठीक है, खुद ब खुद ये जब क्रिमिनल माइंड हो गया और ये एक नॉर्मल इंसान से निकलकर एबनॉर्मल इंसान की फहरिस्त में चला गया, तो माँ का फर्ज है कि वो देखे कि भाई ये इसके दिमाग में कोई और जुर्म तो अच्छा। एक हदीस में सुनाता हूँ, देखे जी, वाकई ये हदीस इतनी सेंसिटिव है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ अल्लाह इसको कैसे आदमी समझे। इमाम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी जुर्म को बार बार किसी चीज़ को अपने दिमाग में रिफ्लेक्ट करेगा, एक दिन आएगा वो काम करेगा। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि मैं किसी को मारने वाला हूँ, मेरा गुस्सा रोज़ किसी के लिए कि मैं मिसाल के तौर पर साजिद की पिटाई करूँगा, किसी भी इशू को लेके, वो बहस नहीं है, बार 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 मेरे दिमाग में घूम रहा है, एक दिन आएगा मैं ज़रूर मार दूंगा। अच्छा, ये हदीस का जुमला है।
अगर आप बार बार किसी चीज को सोच रहे हो, आपकी इमेजिन में आ रही है, तस्वुर में आ रही है, एक दिन वो काम करोगे। अब इसका नतीजा क्या होगा? एक माँ को बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा हो सकता है कि मेरा हस्बैंड रोज जो बात कर रहा है वो क्या है, उससे वो अंदाजा लगा सकती है कि ये नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसानी से डिफाइन कर सकता है। तो इसी भी मुजरिम को अगर मैं वॉच करता हूँ ना, तो मुझे बहुत आसानी से पता चल सकता है कि ये व्हाट ही थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है। अगर सोच रहा है तो मुझे पहले से तैयार रखना है कि ये सोच रहा है तो कर भी सकता है। तो मतलब ये भी एक थॉट के प्रोसेस के तहत भी होता है कि इंसान आगे जाके इस चीज़ को अंजाम भी दे सकता है। डॉक्टर साहब, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मौलाना साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इस चीज़ के बारे में बात किया। एक सवाल है मौलाना साहब, डॉक्टर साहब के एक कह रही हैं कि जो है इनके साथ भी चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, बचपन में कुछ ऐसी हरकतें हुई थी जिसकी वजह से ये शादी से नफरत करने लगी, अब इन्हें शादी नहीं करना है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा किसी के साथ होता है, वैसे तो करना नहीं चाहिए जैसा आप लोगों ने कहा, और पूरा समाज इसको जो है बाइकआउट करना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में सिचुएशन क्या होनी चाहिए? कोई अगर पहचान वाला है और उसकी शादी अगर घर में होने वाली है और किसी के घर के फर्द के साथ ही उसने ऐसा किया है, तो अभी यहाँ पे दो सवाल है कि उसे शादी तो करना नहीं चाह रही, वो नफरत हो गई है, और दूसरी चीज़ है जिससे शादी हो रही है उसके लिए क्या करना है? देखिए, इस्लाम झूठ धोखा देने से किसी को मना करता है। ठीक है, हमेशा इस बात के खौफ से जीना कि किसी को मेरी बात पता चल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, पेनफुल है। ठीक है, तो आप शादी करें, बिल्कुल शादी करने का, और आप जिससे शादी करना चाहते हैं एकदम साफ साफ बताते कि भाई मेरे बचपन में मैं इस तरह की शिकार हो, और अगर नहीं बताएंगे तो ये एक होने वाले शौहर के साथ अपने ज्यादती की है। ओके, ठीक है, ख़ास तौर से हमारे वहाँ ये ऑप्शन है कि भाई पूछा जाता है कि ये जो है शादीशुदा थी या नहीं थी, यानी ये वर्जिन है या नहीं है, तो वो जो है तो आपको बोलना है, तो आप बोलना है तो वो बता देना ज़्यादा अच्छा है कि भाई मैं एक हादसे का शिकार हो गई। नहीं, अगर किसी आदमी के बारे में बता रहे तो कोई लड़के की शादी मतलब मेरी बहन से होने जा रही है, अगर दो बहनें हैं या कोई ऐसा मसला आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? वो भी बता, देखिए ये तो और आसान है आपके लिए। ये जब उल्टा मामला हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आज हमारी शरीयत में कैसे ये ऑप्शन है कि अगर किसी लड़की और लड़के के बारे में तहकीक कर रहा है कोई, तो अगर आप जानते हैं, मुझसे किसी ने आगे पूछा भाई फलां लड़के के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके ऊपर वाजिब है जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है दे दो। मैंने एक चीज़ देखी तो मुझे बहुत हंसी आई। किसी लड़के के बारे में तहकीक करने के लिए पूछा तो इमाम ने फरमाया कि महल्ले की लड़कियों से पूछो। लुक, ये जो डीप मीनिंग, डीप। इसी तरह जो है अगर आप जो है किसी लड़की के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हो, शायद, लेकिन ये जासूसी के लिए नहीं, ये बात है शादी के लिए, यानी पॉजिटिव थिंकिंग लेके जा रहे हो। ठीक है, तो आप जिससे पूछो, अगर वो जानता है तो इसका फर्ज है कि वो बताए, तो बताना चाहिए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से इनको क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वो लड़की को तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, जो भी समझदार है फैमिली में, अगर उसको लगता है कि ये बच्ची कुछ दिनों से अलूफ रह रही है, कुछ दिनों से डिस्कनेक्ट है फैमिली से, उससे रेपो बनाए, उसकी इमोशनली हेल्प करे, कोई अच्छा काउंसिलर, क्योंकि उसको बहुत हर्ट हुआ है और ये हर्ट इतने सालों से वो कैरी करके आ रही है। जितना डीप हर्ट, जितना दिन जाते हैं उतना हर्ट डीप होते जाता है, तो ये हर्ट को हील तो करना पड़ेगा। शादी तो दूसरी बात है, करे ना करे दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो अपनी जिंदगी तो नहीं जी रही है टू द फुलेस्ट। तो जो भी अपनी फैमिली है उसको इमोशनल सपोर्ट दे, प्रोफेशनल की हेल्प ले, काउंसलिंग करे, उसको मोटिवेट करेंगे इसमें आपका कोई गलती नहीं है, यू आर नॉट एट फॉल्ट, आपके साथ ही आस्था हुआ है, यानी अपने आप को गिल्टी ना फील करे, बल्कि जो है इसका डट के सामना करे, भले से बड़े होने के बाद ही करना पड़े। आज इमाम अली अलैहिस्सलाम के जजमेंट में बाकायदा ये मौजूद है, इमाम ने, एक लड़की ने किसी को कत्ल किया, ठीक है, मर्डर, इमाम ने
उसको जो कोई नहीं पकड़ सकता था, इमाम के अलावा इमाम ने उसको पकड़ लिया और उससे जुर्म कबूल करवा लिया। पूछा तुमने ये जुर्म क्यों किया? उसने जुर्म बता दिया। इमाम ने कहा इसको छोड़ दो और दूसरे को पकड़ के लाओ, इसको पनिशमेंट करो। क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हारे जो है साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारा इसमें कोई गुनाह नहीं। जबरदस्ती की। हाँ, तो आप देखो इमाम का खुद जजमेंट मौजूद है, ठीक है। इमाम उसको क्रिमिनल नहीं समझता, क्रिमिनल कोई और है। तो ये बहुत मुमकिन है कि वो बच्ची बेगुनाह है, तो हम किसी बेगुनाह को सजा क्यों दे रहे हैं, या माशरा हमारी क्यों सजा दे रहा है? वो खुद क्यों अपने आप को सजा देना चाह रही है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है? उसको काउंसलिंग करके, उसको मोटिवेशन देके, उसको हिम्मत देके, उसको जिंदगी चिलाने के राह पे लाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो किया है वो तो अपनी ऐश की जिंदगी जी रहा है और हम विक्टिम थे, विक्टिम है और विक्टिम बन के रहेंगे। सो इस चीज से हमें अपने आप को दूर करना पड़ेगा। दूर करना है, और दूर करने के लिए दो ही लोग हैं, या तो फैमिली सपोर्ट हो, और दूसरा अगर फैमिली सपोर्ट के अलावा भी अगर नहीं मैनेज होता है देन प्रोफेशनल हेल्प। अच्छा, एक केस और भी है, जैसा कि मेरा कहना शायद गलत नहीं होगा, कि माँ बाप बोलते हैं कि बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से और बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत अटैचमेंट होता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी कभी माँ बाप अपने आप को दरोगा भी बनने लगते हैं। जो केस के हिसाब से एक वाकया है कि इन्होंने जो है अपने माँ बाप से शेयर नहीं किया वो बात, और अपनी आंटी से शेयर किया जिससे वो बहुत क्लोज थी। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाचू, चाचा, अंकल या कोई फ्रेंड है उससे बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन उन्होंने अवॉइड कर दिया इस चीज़ को। और माँ बाप से मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कहीं माँ बाप उल्टा मेरे ऊपर ना आ जाएं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन अब है कि आंटी ने भी इग्नोर कर दिया, आंटी से भी जिससे हमें मदद की गुहार थी, आंटी अंकल उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। ऐसी सिचुएशन में हमें अब क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत वाज़ेह बात है कि जिस सेंसिटिविटी तो हर एक की अलग अलग होती है। क्योंकि मैं तो एकदम टूट गया, समझ लीजिए, देखिए जिससे मुझे उम्मीद थी उसने नहीं मुझे। उम्मीद जो है आज मुमकिन है कि मैं जिससे शेयर कर रहा हूँ मेरा जजमेंट गलत हो, कि मुझे उससे शेयर नहीं करना चाहिए। हमेशा शेयर उससे किया जाता है जो दर्द को समझता हो। ओके, ठीक है। उसने गलत किया कि वो अपने माँ बाप को शायद ज्यादा दर्द होता था, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे माँ बाप, बहुत ज्यादा होते हैं कुछ लोग। हाँ, यस, ऐसा होता है। यही तो सबब होता है। यही जो ये एपिसोड का मकसद ही ये है कि आप अपना अप्रोच बदलो अपने बच्चों के साथ में। अगर ऐसा कुछ होता है तो इतना रेपो बनाओ कि मैंने एक आगे कुछ सेंटेंस के पहले बताया कि आई एम विथ यू, यू डोंट वरी। मैं एज ए माँ बाप हम आपके साथ में है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना कॉन्फिडेंस आ गया बच्चों के अंदर तो आंटी के पास नहीं जाएगी। और ये इंशाल्लाह ये बट ऐसा लगता है कि अगर आंटी को हम बताएंगे या किसी बाहर की फ्रेंड को बताएंगे या दोस्त को बताएंगे तो ये बात दबी के दबी रह जाएगी, क्योंकि उसका कोई कांटेक्ट नहीं है हमारी फैमिली मेंबर से। ये हो ही गई। ये आज के एपिसोड के बाद आने वाली जिंदगी में जो हो गया उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बचपन की बात थी, तो इन्हें बड़े होके हमको एहसास हुआ कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो इस चीज को हम बड़े होने के बाद भी अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। यस यस यस, क्योंकि जब तक वो अनफोल्ड नहीं रहेगी ना, वो इमोशनली सप्रेस होते ही रहेगी। और ये सर मैं आपको बताऊं कि ये हम जो एपिसोड या जो मौलाना साहब बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, स्टैटिस्टिक जो बता रहा है ना, वो खाली आइसबर्ग है। 10% है, 10% है, 90% तो पानी के नीचे है सारे मसाइल, वही है, बाहर नहीं आते हैं, जो कोई खुल के बोलते नहीं है। छुपा हुआ क्राइम है, हिडन क्राइम है ये, और एक छुपी हुई गुनाह भी है जो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद हम कर रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चल रहा है। इसके सबसे बड़ा देखने वाला है जी, और हम सबको उसका ही बिल्कुल हमको समझना भी चाहिए। एक और केस है, जैसा कि है कि एक लड़का है, थोड़ा सी मेंटली तौर पे जैसे हम एक्टिव हैं उस तरीके से एक्टिव नहीं है। तो उनका कहना है कि बिल्डिंग के वॉचमैन या केयर टेकर जो थे उन्होंने इस तरीके का जो है अंजाम दिया टेरिस पे ले जाकर। और जैसा कि 3 चीज़ें हैं, फिजिकल है, सेक्सुअल है और जो इमोशनल है, लेकिन इसके साथ फिजिकल हुआ है, सेक्सुअल पूरी कंप्लीट नहीं। लेकिन वो बच्चे ने कब बताया? जब वॉचमैन जा चुका था बिल्डिंग से, जॉब छोड़ चुका था। तो किस चीज़ का डर इस बच्चे को सता रहा था और इसने उस वक्त क्यों नहीं बताया? उसने बताया होगा, अगर तू ये किसी को भी बताएगा तो मैं तुझे मार दूंगा, तेरे फैमिली वाले को मार दूंगा। और इतना उसको इमोशनली, यानी वॉचमैन ने डराया होगा या डरा, जो ये काम करेगा वो कोई भी डरा सकता है। तो ये फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं, वालिद कर सकता है, कोई भी कर सकता है, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। हाँ, बाप कर सकता है बेटी के साथ में, अगर तूने मम्मी को बताया आई विल सी व्हाट आई कैन डू,
ओह, Forget इस about हद ये तो। तक लोग जा इस सकते हद हैं। तक जा रहे हैं। भाई क्रिमिनल है तो आप क्यों सोच रहे हो कि नहीं जाएंगे? तो इस वजह से बच्चा डर जाता है अक्सर। डर जाता है, फिर स्टिग्मा। अक्सर जो बच्चियां होती है, अगर तू बोलेगा ना पूरी समाज में सब तेरा राड़ा कर दूंगा भाई, मतलब तेरी इज्जत तेरी इज्जत उछाल दूंगा, तेरे से कोई शादी नहीं करेगा, तेरे पूरे खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। वो मासूम सी बच्ची सोच नहीं सकती है कि इसको मुझे वॉइस करना चाहिए, हार्ट आउट, मुझे बोलना चाहिए, मेरे दिल की बात बताना चाहिए माँ बाप को, लेट इट बी। लेकिन उतनी हिम्मत नहीं होती है, तो सहम के रह जाती। उसी का एडवांटेज लेते हैं ये लोग। क्राइम बढ़ता क्यों है? इसीलिए तो कि लोग खामोश और वो खुद खामोश हो जाते हैं। अच्छा वहाँ साहब, एक उस्ताद की जो हैसियत होती है वो घर पे आते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक कल्चर हो गया है और मैं कि एजुकेशन के ऊपर। मैं जी, sorry। माजरत चाहता हूँ, मैं जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। माजरी चाहता हूँ कि अक्सर ये जो आपने बताया ना कि ये कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन मेंटली रिटार्डेड बच्चा था, नॉर्मल बच्चा नहीं था, यही आपने बताया ना। तो कहीं ना कहीं ये फीमेल जो बच्चे लोग होते हैं मेंटली बॉर्डर लाइन मेंटली रिटार्डेड बच्चियां होती है या बच्चे होते हैं, उनके साथ में बहुत ये बर्निंग मसला है। क्योंकि वो सोचते हैं दिमागी तौर पे तो ये वो तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बोल अगर नहीं करेंगे भी पाएंगे, तो लोग यकीन नहीं करेंगे। यकीन नहीं करेंगे। हाँ, पर अगर नॉर्मल, अगर कोई बच्चा नॉर्मल है, अगर वो नहीं बताता है तो आप क्या करें? उसको डराए तो हम, अगर वो ये सारे उसका खुलासा यही ना कि हमको हमारे बच्चे को बताना चाहिए। वो तो एबनॉर्मल मेंटली रिटार्ड बच्चा शायद न बता पाए, लेकिन ये तो नॉर्मल बच्चा है, अगर हमारा रेपो हो जाएगा तो वो बताएगा। और जो ऐसी जो फैमिली है जिसके अंदर ऐसे मेंटली रिटार्डेड या बॉर्डर लाइन IQ वाले जो बच्चे होते हैं, उनका तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कोई एडवांटेज ना ले। ओके। और आपकी जरा गफलत हुई तो वहां एक्सीडेंट हो गया, और ये वक्त भर में हो जाता है, वक्त ये भर में सब। हो जाता है। जी बिल्कुल सही। और मौलाना साहब, जैसा कि उस्ताद की हम बात करते हैं तो ये हमें जैसा कहते हैं कि हमको सिखाने वाले, हमको पढ़ाने वाले, बड़ा करने वाले जो है उस्ताद होते हैं, शागिर्द होते हैं, टीचर्स होते हैं। लेकिन अभी क्या कंडीशन है कि एक प्राइवेट ट्यूशन भी निकल आया है साथ ही साथ, और कभी कभी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि स्टूडेंट एंड प्रोफेसर और टीचर का रिलेशन भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा है, क्लोज होने लगा है। और ऐसे कई बार वाक़े भी आए हैं कि ट्यूशन टीचर ने उसके साथ ऐसा किया। तो हम किस तरीके से, कोई एडवाइस खास कर हमारे घर बैठे जो ख़वातीन हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि जब कोई आ रहा है पढ़ाने के लिए घर पे तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? साथ साथ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। देखिए, हमारा वहाँ बहुत क्लियर है, शरीयत कहती है कि दो नामहरम जब बैठते हैं तो शैतान तीसरा हो जाता है। हाँ, तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट पैदा ही नहीं होने देना है ओके, कि कोई आपके साथ या आपके बच्चे के साथ गलत बात कर सके या गलत मिसयूज़ कर सके। तो आपको पहले से ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से आज जब ये बात करें तो एक बेहतर ऑप्शन ये है कि लेडीज़ है तो लेडीज़ ले आओ, बच्चा है तो। लेकिन ले आना काफ़ी नहीं है, आपको वॉच भी करना है, ठीक है। तो इसका हल तो बहुत सिंपल है कि आप कभी इनको तनहा ना छोड़िए। तनहा ना छोड़े, मतलब बाज़ वक़्त ऐसा होता है एक बच्चे को भी बिठा देंगे बस से। लेकिन कभी कभी आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताइए, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चा आगे खुशी खुशी मम्मी को बताता है कि आज ट्यूशन टीचर ने मुझे चॉकलेट दिया, और अक्सर चॉकलेट दिया, अक्सर क्या बेहद चॉकलेट दिया, ऐसा हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, हम तो सबको नहीं कह रहे हैं कि सब गलत होंगे, पर कुछ परसेंटेज ऐसे केसेस आते हैं, तो इसको माँ बाप को किस नज़र से देखना चाहिए कि यकीनन वो पढ़ाई के लिए दे रहा है, किस बिना पे दे रहा है? पढ़ाई के लिए चॉकलेट नहीं दी जाती है, पढ़ाई के लिए इल्म दिया जाता है। वोट दिया जाता है, इल्म दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, विजडम दिया जाता है, एबिलिटी दी जाती है। एक मर्तबा ओकेजनली चॉकलेट मिल गई, एक्सेप्टेबल, बट अगर ये रिपीटेड हुआ तो माँ बाप का एंटीना खुलना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग। और अपने बच्चे, माँ बाप तो बहुत खुश हो जाते हैं, लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। यही तो अजम्पशन है ना, यही तो अजम्पशन है ना, यही तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है कि नहीं, अरे टीचर तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मेरे बच्चे को ये भी करता है, वो भी करता है, ऑल सेट एंड डन। आप विजिलेंट हो जाओ, आप उनके साथ में और ज्यादा कनेक्शन हो जाओ। पर यही है, जैसा कि आपने कहा कि हमको ध्यान देना पड़ेगा, हर जगह पे ध्यान। आपने छोड़ा, किसी और ने पकड़ा, सिंपल इक्वेशन है मेरे भाई, मुझे तो मेरे हमको बच्चे पकड़ को के ही रखना छोड़ना अपने बच्चे नहीं को। है। और जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने वो बहुत बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे जो है एक मसला बताया कि ज़रूरी है कि उसी जेंडर का जो है टीचर रखा जाए, और वैसे भी आज के जेंडर का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर आपने कहा कि वॉचिंग बहुत ज़रूरी है, कि उसको वॉच करना है, ध्यान देना है।
ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी आएगी, हम इस मसले को समझ सकते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट का टीचर वहाँ पे अवेलेबल ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप दूसरे को अपॉइंट कर रहे हैं तो अपने बच्चों के ऊपर वॉच करें और आने वाले टीचर्स के ऊपर भी वॉच किया जाए इसको। और उसके साथ में जब भी ट्यूशन से आता है 1-2 मिनट आप बात कर लो, कैसा रहा ट्यूशन, सब चीज बराबर थे क्या, आप कहाँ बैठते हो ट्यूशन में, कौन सी पोजीशन में बैठते हो, ये बातों बातों में हमारा बच्चा हमको सब बता देगा। तो इस चीज का अच्छी भी बात बताएगा और बोलेगा नहीं नहीं मैं आर्ट टीचर ने मुझे लैब पे बिठा के पढ़ाया। और अक्सर वो ये देखा भी जाता है। और कौन कौन था, कोई भी नहीं था, खाली मैं थे और टीचर सब चले गए थे। सब चले गए थे ना, ये आपको मैसेज नहीं दे रहा है बच्चा। हाँ, तो बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जा रहा है, लैब पे बिठा के नहीं। माँ बाप को यहाँ पे अकल होनी चाहिए कि ठीक है, ऑल सेट एंड डन, कुछ चीजें जैसे मौलाना साहब ने बताया कि नॉन वर्बल होती है, वो पता चल जाती है, और बच्चा, हर बच्चा माँ बाप को मैसेज देता ही है। माँ बाप कहीं ना कहीं ना ले हाँ। और उसको मिस इंटरप्रेट करे तो ये बच्चे का फॉल्ट नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बिकॉज वो ध्यान नहीं देते। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पे बात करना बेहद ज़रूरी था। खासकर मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि हमारे नाजरीन ने इससे ज़रूर सबक कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखा होगा। एज आ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एक सोसाइटी में जो है क्या होनी चाहिए और हम इसको और कैसे छोड़ सकते हैं। एक आखिर में मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आप चाहूँगा कि हमारे घर बैठी खातून के लिए, माँ बाप के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी है हमारे फूल के लिए? देखिए, बच्चा एक अल्लाह की अमानत है जी, और अमानत में एक उसूल पाया जाता है जी। अमानत का मतलब मालिक नहीं है आप। अब जब मालिक नहीं होता इंसान तो मालिकाना काम भी नहीं कर सकता। तो अमानत को कैसे केयर करना चाहिए ये हर आदमी को पता होना चाहिए। मेरे पास एक अमानत आई है रखी, तो मुझे क्या क्या जिम्मेदारी है मुझे पहले पता होना चाहिए। आज यही बात है, जब बच्चा आपके अल्लाह ने आगोश में दिया है तो उसकी जिम्मेदारी आपको दी है कि उसकी हिफाजत भी आपको करना है, उसको ट्रेन भी करना है, उसको कमाल भी देना है जी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको, तो आपको बहरहाल आप जिम्मेदार है, तो आपको ये सब। डॉक्टर साहब आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही अहम सवाल के साथ मैं चाहूँगा कि आप घर बैठे लोगों को एक पैगाम भी दें कि किस तरीके से एक बच्चे से पूछना चाहिए जब वो घर आए, या कैसे हमें पता चलेगा कि उसके साथ ये हादसा हुआ है। साथ साथ पेरेंट्स की काफ़ी आपने बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, आप क्या एक लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पे बात? देखिए, मैं थोड़ी डिटेल में बताना चाहूँगा इस बात को कि सबसे पहले आप ये समझ लें कि दुनिया में कितने अफराद ऐसे हैं, कितने शख्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी है। ओके। आप साहिब औलाद हो जी, अल्लाह ने आपको सिलेक्ट किया है कि मैं जिम्मेदारी इनको दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी तरह निभा पाएंगे, तो इनको मैं डिग्री दूं एज ए मदर, एज ए फादर, ये एक डिग्री है, ठीक है ना। तो आप जब अल्लाह ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, उस ट्रस्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। और हर एक लम्हे पे आपको उसके साथ बैठ के बच्चे के साथ एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेट करना है। कभी कभी क्या होता है, ये मैं जो बोल रहा हूं उसमें कभी कभी लोग गलत तरह से ना लेके बच्चे के साथ में एकदम ओवर प्रोटेक्टिव हो जावे, ओवर नर्चरिंग हो जावे, हर एक बात पूछने लगे क्या हुआ था क्या हुआ था। रॉन्ग। मतलब डिस्टर्ब ना करें हरदम, इतनी स्पेस दो कि बच्चा खुद बोले मेरे साथ में भी बचपन में ऐसा हुआ था बेटा, मेरे फ्रेंड के साथ में भी ऐसा होता, कि वो जो था ना उसके साथ में ऐसा हुआ था। अभी अपने को बेटा सबक लेना चाहिए ना, कोई भी अपने को इनअप्रोप्रिएट हाथ नहीं लगावे, अपुन किसको नहीं हाथ लगावे। व्हाट मैसेज आई एम गिविंग टू माय चाइल्ड कि बचपन की बातें मैं मेरे बच्चे से शेयर कर रहा हूँ। आज तो पता ही नहीं बेटा आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, कुछ हुए तो मेरे को बताने का, आई एम देयर विथ यू। आपका रैपो बन रहा है, आप अपने बच्चे के साथ में रैपो बना रहे हो, एक बिल्ड कर रहे हो, एक ब्रिज बिल्ड कर रहे हो कि कुछ भी बातें हो मैं मेरी मम्मी से शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी बातें हो मैं मेरे डैड से शेयर कर सकता हूँ और खुले मन से शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, इस दरमियान में कभी कभी बच्चा गलती भी करता है। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला तो मैंने ऐसा कर दिया,
हम फौरन आस्तीन चढ़ा लेते, तूने ऐसा क्यों किया। एक तो ये अप्रोच होता है, वो कुएं में कहेगा कूदने के लिए तो कूदे हुए। दूसरा उसके साथ में बिठा के, ठीक है बेटा गलती हो गई ना, हेंस ये गलती नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम। एक ये अप्रोच होता है। दूसरा अप्रोच जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन उसके अंदर मुझे सबर रखना है एज ए फादर, एज अ मदर। अगर मेरे इमोशंस कंट्रोल में है, मैं रिएक्टिव नहीं होता हूँ बच्चे के साथ में, मैं रिस्पॉन्सिव रहता हूँ, उसको समझाता हूँ कि ये तो कर लिया आपने। आई एम टेलिंग यू, अभी बिल्कुल बच्चे ने बताया कि डैड फर्स्ट टाइम आई हैव सीन पोर्नोग्राफी ऑन द कंप्यूटर। मुझे नहीं पता था, लेकिन सडनली मेरे से कुछ दब गया एंड आया एंड आई सॉ। फादर को क्या करना चाहिए? नॉर्मल फादर तो आस्तीन चढ़ा ले, ऐसा ऐसा है ये। ठीक है बेटा, हो गया ना, ठीक है ना बेटा, ये देखेगा ना तो तेरे को और प्लेजर आएगा और मजा आएगी, और ये एडिक्टिव बिहेवियर में शामिल हो जाता है, ये एडिक्टिव पैटर्न में शामिल हो जाता है। तो अगर इससे आपको बचना है तो हैंड्स फोर्थ आपको नहीं देखना है। एक मर्तबा हो गई गलती, ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड बट नेक्स्ट टाइम आपको नहीं। और उसके बाद में रिपीटेड उसको पूछना चाहिए 8-15 दिन में एक टाइम, बेटा गलती तो नहीं हो रही ना, बेटा उस दिन जो आपने देखा था, आपका मन तो बहुत करता होगा, मुझे पता है, 14-15 साल की टीनेज बहुत डिफिकल्ट होती है, मैं तो वो उम्र से पास हुआ हूं। अब वो भी बोलते हैं नहीं डैड नहीं बर्दाश्त होता है। अब उसको स्ट्रेटेजी दो कि बेटा ये ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। पर ये रेपो कब बनेगा? जब मैं उसको बताऊंगा कि बेटा मेरे को भी व्हेन आई वाज 14 इयर्स, बचपन से बॉन्डिंग, और व्हेन आई वाज 14 इयर्स मेरे साथ में भी ऐसा होता था, राइट। लेकिन मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, ये तो शैतान का रास्ता है। मुझे भी मेरे दोस्त लोग प्रोवोक करते थे पोर्नोग्राफी देखने के लिए, और कई डिसएडवांटेज भी हैं, और मैंने नहीं देखा, मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा, क्योंकि बेटा अपने को जाके जवाब देना है। अल्लाह को शक्ल क्या दिखाएगा तू? पर ये रेपो बनाने के लिए मुझे उसका फाउंडेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड अ गुड रिलेशन विद योर चिल्ड्रन एवरी मोमेंट, एवरी ब्रिक बाय ब्रिक, एवरी मोमेंट जो एक ब्रिक होती है, एवरी मोमेंट आप अपने बच्चों के साथ में अगर पॉजिटिविटी डालोगे, उसको स्पेस दोगे, अच्छी तरह बात करोगे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस उससे शेयर करोगे, हाँ डैड मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये कब होगा? जब आप अपने बच्चे का रेपो उस लेवल तक लगेगी, नहीं आई ट्रस्ट माई फादर, वो मुझे गुस्सा नहीं अगर रेपो नहीं है बच्चे के साथ, बनाओ, आज ही बनाओ, अभी से शुरू करो, लेते हैं। अभी से कुछ शुरू बच्चे ऐसा देखा जाता है बहुत साइलेंट होते हैं, बहुत खामोश मिजाज के होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? देखिए दो चीजें, एक तो इंट्रोवर्ट बच्चा होता है और अपना एडीएल बराबर है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बराबर है, लेकिन एक बच्चा होता है कि अलूफ है, डिसकनेक्टेड है, एक्सप्लोरिंग बच्चा नहीं है, इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, माँ बाप से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे को कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, और ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, काउंसलिंग टाइप कुछ ये बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल निकाल दो। अरे मेरा बच्चा पागल थोड़ी कि मैं काउंसलर के पास लेके जाऊं। पर काउंसिल, व्हाट इज काउंसलिंग? इट्स अ टॉक थेरेपी। ओके, अब हमने क्या यहाँ पे क्या किया? हमने टॉक थेरेपी की ना, एक अवेयर किया। हम अगर इंडिविजुअल बच्चे के साथ में बैठ के अगर टॉक थेरेपी करते, उसको मोटिवेट करते, उसको इंस्पायर करते, उसकी अगर थिंकिंग के अंदर क्लाउडीनेस है, अगर उसको थिंकिंग को हम क्लियर करते हैं, एक रास्ता देते हैं, तो नथिंग रॉन्ग। स्टिग्मा क्यों लगाना अपने बच्चे को? तो बच्चे को कहीं कहीं प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। निपिंग इन द बड, मामूली अंगार लगी, एक कप पानी डालोगे अंगार बुझ जाएगी। ये बच्चे को अगर काउंसलिंग से अच्छा हो जाता है, बच्चा पूरी लाइफ जी पाएगा। व्हाट्स रॉन्ग? और अगर यही नहीं करोगे तो क्या होगा? कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, कल दवाइयां लेनी पड़ेगी। आज अंगार लगी है, उसको एक कप पानी से, एक गिलास पानी से बुझा दो काउंसलिंग से, हो सकता है कि उसको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप दोनों ने इस बहस में जो हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास पैगाम हमारे नाजरीन तक पहुँचाया। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात की, इंशाल्लाह आप सब इससे बड़ा सबक लेंगे, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जो इस तरीके की बीमारी है जो फैल रही है हमारे समाज में, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और खुदा ना खास्ता इस तरीके की हरकत का कोई शिकार है तो आप जो है, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, आप इस पर कॉल करके ज़रूर कंप्लेन रजिस्टर करें अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये एक हिडन क्राइम है। अगर आप इसे दबा देंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, लेकिन बढ़ने से अगर रोकेंगे
तो यकीनन ये समाज से खत्म हो जाएगा। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 103 एंड 1098 यानी 10, 9, 8 और 103। इस नंबर पर अगर आपके बच्चे के साथ या किसी भी बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत होती है या कोई बच्चा किसी मुसीबत में फंसा है तो इस नंबर पर फ़ोन करके जो है इसे सहायता और मदद हासिल कर सकता है। साथ ही साथ मैं बहुत उम्मीद के साथ ये चाहूँगा कि जो समाज में इस तरीके की हरकत हुई है वो इंशाल्लाह अब आगे नहीं होगी। हमारी थोड़ी सी कोशिश थी और हमने ये कोशिश किया कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी मुस्कुराहट को हम न छीनें बल्कि हमेशा उस मुस्कुराहट को बढ़ाते रहें, और इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर पसंद किया होगा। तो नाज़रीन, अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। हमारे फीडबैक देने के लिए ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।